तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने जिस तरह अब तक मेरा साथ दिया उसके लिए मैं आपको जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो बेहद कम होगा। बस अब थोड़ा सा साथ देने की और ज़रूरत है। हम जल्द ही 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाले हैं। बस आप अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली ही बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आपको वहीं मिलूँगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम जतिन है। मैं कानपुर यूपी का रहने वाला हूं। दोस्तों आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। वैसे ये बात उन दिनों की है जब कोरोना की वजह से पूरे भारत में काफी बुरे हालात थे। उसके कारण पूरे शहर में लॉकडाउन का माहौल चल रहा था। उसी दौरान मैं और मेरी दोस्त जो कि आसाम की रहने वाली है, हम दोनों दिन भर फोन पर बातें किया करते थे। लेकिन हमारे बीच में उन दिनों किसी पर्सनली बात को लेकर लड़ाई चल रही थी। उसी लड़ाई के चलते मैं ज्यादातर डिप्रेशन में रहने लगा था। तो उस वजह से मुझे एक बुरी लत लग गई थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं नशे की बात कर रहा हूं। मैं दिन भर अपने घर के बाहर पास के आर्मी कैंट के पास जाकर सिगरेट पिया करता था, क्योंकि उन दिनों लॉकडाउन की वजह से ज्यादा पब्लिक नहीं हुआ करती थी। तो ठीक ऐसे ही एक दिन मैंने उस दुकान से सिगरेट ली और चुपचाप पीने लगा। फिर पता नहीं उसके बाद उस जगह पर बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। मैं ठीक वहीं पर सो गया। लेकिन दोस्तों जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि उस जगह पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। जब मैंने अपने फोन में समय देखा तो उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। मैं एकदम से चौंक उठा। मैं जैसे ही वहां से जाने के लिए उठा ही था कि मैंने किसी को उस कैंट के आसपास जंगल की तरफ जाते देखा। और तो और यही नहीं, उसी दौरान अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे सामने से गुजरा था। ये सब देखकर मैं एकदम से हैरान हो गया कि आखिर ये सब था क्या। मैं ये सब सोच ही रहा था कि मुझे उस जंगल की तरफ से काफी भयानक आवाज सुनाई दी। सच कहूं तो मुझे ज्यादा डर लग रहा था। मैंने वहां से निकलना ही ठीक समझा। लेकिन दोस्तों मैंने जैसे ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो स्टार्ट ही नहीं हुई। ठीक उसी बीच मुझे बार बार ऐसा एहसास हो रहा था कि शायद कोई मुझे कहीं से तो देख रहा है। मैं डर के कारण वहीं पर एक पेड़ के पीछे छुप गया। वहीं से छुपकर मैंने देखा कि उस रोड पर सिर्फ और सिर्फ मेरी ही गाड़ी खड़ी थी। बाकी दूर दूर तक मुझे वहां पर कोई भी इंसान नहीं दिखाई दिया। ठीक उसी वक्त मेरी नजर वहां पर सामने ही एक पेड़ पर पड़ी। मैंने जब ध्यान लगाकर उस चीज को देखा तो मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं आपको बयां तक नहीं कर सकता। सच कहूं तो वो कोई इंसान तो नहीं था। थोड़ी ही देर बाद उसने एक भयानक सी चीख लगाई और फिर वो उसी पेड़ से उल्टा लटक कर नीचे उतरने लगा। मैं उसका चेहरा देखना चाह रहा था, लेकिन मैं उसकी सूरत ठीक से नहीं देख पा रहा था। मैं ये सब देख ही रहा था कि पता नहीं कैसे उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। देखते ही देखते पलक झपकते ही वो ठीक मेरे सामने आ गई। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि आज तो मेरी मौत तय है। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं वो नजारा सहन न कर सका। धीरे धीरे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पर दोस्तों जब मेरी आंखें खुली तो मैं वहीं उसी कैंट के जंगल में पड़ा हुआ था। होश में आने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत बाकी नहीं थी कि मैं उठकर अपने घर भी जा सकूं। पर दोस्तों इसके बाद जो मेरे साथ होने वाला था उसका ख्याल मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। हालांकि उस दिन के बाद से मैंने अपने घर से निकलना ही छोड़ दिया था। साथ ही मेरी जो दोस्त थी मैंने उससे बात भी करना बंद कर दिया था। मैं दिन भर बस अपने कमरे में ही रहता था। इसके बाद एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देखने के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई थी। रात के तकरीबन 2:30 बजे मुझे बेहद जोर से
टॉयलेट लगी थी, तो मैं उठकर अपने छत वाले बाथरूम में टॉयलेट करने गया। यकीन कीजिएगा, मैं जैसे ही छत पर पहुंचा तो मैंने वहां पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद मेरे हाथ पैर एकदम से सुन्न हो गए थे। मैंने देखा कि वहां पर वही औरत खड़ी थी जिसे मैंने उस दिन उस जंगल में देखा था। वो ठीक मेरी बाथरूम की छत पर बैठकर किसी का मांस खा रही थी। दोस्तों, हो सकता है कि मैंने उसकी तरफ देखकर उसको गुस्सा दिला दिया था। उसने मेरी तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कुराहट करके पीछे दूसरी छत की तरफ चली गई। दोस्तों, सच कहूं, उस वक्त मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद मैं तुरंत अपने कमरे में आकर चुपचाप सो गया। लेकिन दोस्तों, ये सिलसिला थमा नहीं। उस दिन के बाद से तो वो औरत मुझे हर रोज दिखाई देती है। पता नहीं मैं कभी इस दर्द से छुटकारा पा पाऊंगा या नहीं। बस मैं आप सभी को अपनी कहानी के जरिए ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोग कभी ऐसी गलती ना करें जो कि मैंने की थी। कभी भी देर रात ऐसी सुनसान जगहों पर ना जाएं। और दोस्तों, आप मेरे लिए भगवान से जरूर प्रार्थना करें कि मुझे जल्द से जल्द उस औरत से छुटकारा मिल जाए। बस यही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने। दोस्तों, ये थी जतिन की कहानी। दोस्तों, जतिन ने अपनी जिंदगी में क्या किया या क्या नहीं, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन दोस्तों, डिप्रेशन बड़ी ही खतरनाक चीज होती है। कहते हैं कि इसमें आदमी अक्सर जिस बारे में सोचता है वो चीज ठीक उसके सामने प्रकट हो जाती है। बाकी आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। मैं वाराणसी का रहने वाला हूं। वैसे आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब एक दिन मैं रात के समय घाट गया था। वहां मेरे साथ मेरे और भी दोस्त थे। हम लोग रात में बहुत ज्यादा घूमते थे, तो इसी तरह मैं और मेरे कुछ दोस्त बाइक पर घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते हम लोगों ने घाट पर जाने का सोचा। दोस्तों, जैसे ही हम वहां पर पहुंचे तो पुलिस ने हमें डांट दिया। कहा कि रात में यहां जाना मना है। लेकिन दोस्तों, हम कहां मानने वाले थे। हम ठीक दूसरे रास्ते से घाट पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर हम वहां की सीढ़ियों में बैठकर सिगरेट पीने लगे। उस समय बारिश का मौसम था। हम बस वहां बैठे ही थे कि तभी बहुत तेज से हवाएं चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि नदी में नाव बहुत ऊपर तक उछल रही थी। उसी बीच हमारी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी जो कि उल्टी तरफ तैर रही थी। पर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वहां पर पानी के तेज बहाव के कारण कोई उल्टा तो क्या सीधा भी नहीं तैर पाता। सच कहूं तो उसे देखकर हम उसे देखते ही रह गए। हम सब के सब ये नजारा देख ही रहे थे कि तभी हमारे पास में एक होटल था जिसकी लाइटें अपने आप चालू बंद हो रही थी। ये सब कुछ देखने वाले हमारे अलावा कुछ ही लोग मौजूद थे। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि अचानक ही वहां की सारी लाइटें बंद हो गई। और तो और एक सफेद सा साया दीवालों के जरिए बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ उतर रहा था। हम लोग तो ये सब देखकर वहां से भागने लगे, क्योंकि वो साया दीवालों के जरिए वहीं आ रहा था, ठीक वहीं जहां पर हम बैठे थे। दोस्तों, हम वहां से निकलने लगे और घाट के बाहर जाकर हमने चैन की सांस ली। इसके बाद हम लोग सीधा अपने अपने घर जाकर चुपचाप सो गए। सच कहूं तो पूरी रात भर हम इन्हीं सब के बारे में सोच रहे थे। इसके बाद अगले दिन हम सुबह वापस उसी घाट पर गए। हम वहां पहुंचे तो हमने पाया कि वहां पर एक अघोरी बाबा भी थे। वो चुपचाप एक कोने में बैठे अपने चिलम को जला रहे थे। हम लोगों ने बड़ी हिम्मत करके उनसे पूछा कि बाबा, उस होटल में क्या हुआ था। बाबा ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, उस होटल में कुछ नहीं हुआ। यहां बहुत से घाटों पर आत्माएं दिखती हैं, पर वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करती। मगर पता नहीं कैसे कल रात ये सब कुछ हुआ। शायद किसी ने उन्हें परेशान किया होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। दोस्तों, सच कहूं, हम ये सुनकर बहुत ज्यादा डर गए थे। हम वापस इन्हीं सब बातों को सोचते हुए अपने अपने घर चले गए। अब दोस्तों, आपको इस बात पर
विश्वास हो या ना हो, मगर हमने ये सब देखा है। ये हमारा कोई भ्रम नहीं हो सकता। बाकी तो वाराणसी के लोग ये सब जानते ही होंगे। साथ ही अगर आपको इस कहानी के बारे में कुछ कहना है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं आपसे एक कहानी और शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मेरी चाची के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात दरअसल 2012 की है। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल की थी। ठीक उसी समय मेरे चाचा जी की शादी हुई थी। हम लोग रात भर मौज मस्ती करके चाची को लेकर घर आ गए। चाचा की शादी गांव से हुई थी, क्योंकि गांव में हमारे दादाजी रहते हैं। दोस्तों, जब हम चाची को लेकर सुबह सुबह घर पर आए तो चाची अकेली ही गाड़ी से नीचे उतर रही थी। ये देखकर दादी ने कहा कि अरे सब लोग कहाँ हैं, उसे पकड़ो। उस वक्त मैं ये सोचने लगा कि दादी ऐसे ही परेशान हो रही होगी, लेकिन असली कारण कुछ और ही था। खैर, चाची को बुआ और माँ ने पकड़ा हुआ था। इसके बाद सारी रस्में करने के बाद उन्हें घर के अंदर ले जाया गया। दोस्तों, उस दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अगले ही दिन चाची की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचकर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने दवा देकर घर भेज दिया। वहां से वापस आने के बाद वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी। कभी चिल्लाती तो कभी चाचा जी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को देखकर मुस्कुराती थी। बस दोस्तों, फिर क्या था, घर वालों को समझते वक्त नहीं लगा। वो समझ चुके थे कि उनके ऊपर किसी बुरी शक्ति का चक्कर है। फिर मेरे पिताजी तुरंत ही पंडित जी को बुलाकर लाए। पंडित जी ने आते ही चाची के सिर पर हाथ रखा तो चाची अचानक से उन्हें देखकर गुर्राने लगी। दोस्तों, सच कहूं तो उस वक्त उनकी आंखें बिल्कुल लाल थी। चाची की ऐसी हालत देखकर चाचा जी परेशान होने लगे। दोस्तों, ऐसे में चाचा जी की जगह कोई भी होता तो वो भी ठीक इसी तरह परेशान होता, क्योंकि चाची को आए आज एक ही दिन जो हुआ था, और तो और एक ही दिन में उन्हें ये सब देखना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और हम सभी छोटे बच्चों को दूर जाने को कह दिया। उन्होंने कुछ चावल के दाने चाची के ऊपर डालकर उनसे पूछने लगे कि तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है। चाची ने कुछ भी नहीं बोला, बस वो लगातार पंडित जी को घूरती रही। इसके बाद पंडित जी ने हरे बांस का एक पतला सा डंडा निकाला और चाची को मार दिया। उन्होंने फिर दोबारा पूछा कि तू कौन है। दोस्तों, तब जाकर कहीं चाची ने कहा कि मैं एक लड़का हूं, जो कि यही इनके घर के सामने वाले पेड़ पर बैठा हुआ था। मैंने इसे गाड़ी से उतरते हुए देखा। उस वक्त इसके साथ कोई नहीं था, इसीलिए मैंने इस पर काबू कर लिया और अब मैं इसी के साथ घर में आ गया हूं। दोस्तों, पंडित जी ने उसकी ये बात सुनकर उससे कहा कि तू इसके शरीर को छोड़ दे और यहां से चला जा, वरना मैं तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। लेकिन सामने से एक ही जवाब आया कि नहीं छोड़ूंगा। मुझे इसके घर से कुछ मिठाई और कुछ कपड़े चाहिए। अगर तुम मुझे ये सब दोगे तभी मैं जाऊंगा। दोस्तों, पंडित जी ने चाचा जी को बुलाया और उनसे उसकी ऐसी मांग को पूरा करने के लिए कहा। चाचा जी ने तुरंत कुछ मिठाई और कपड़े बाहर जाकर उसी पेड़ के नीचे रख दिए, जिसके कुछ देर बाद ही चाची अचानक बेहोश हो गई। फिर पंडित जी ने कहा कि अब सब कुछ ठीक है, इनको अंदर ले जाकर आराम करने दो। दोस्तों, इसके बाद चाची एकदम ठीक हो चुकी थी। फिर हमने उसी शाम को दादी के पास बैठकर पूछा कि चाची को क्या हुआ था। तो दादी ने बताया कि जब नई नई दुल्हन अपने घर छोड़कर दूसरे के घर जाती है, तब उसे घर के अंदर लाते समय पकड़ा जाता है और तो और उसके घूंघट से उसका चेहरा ढककर रखते हैं। अगर इसमें जरा सी भी गलती हो तो कोई ना कोई बुरी शक्ति उसके साथ घर में आ जाती है। इसीलिए मैंने उस दिन उसे पकड़ने को कहा था। और हाँ, एक बात और, कभी भी किसी नवजात बच्चे को अकेले बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। इससे भी बच्चे को बुरी नजर और बुरी शक्ति दोनों ही घेर लेती है। दोस्तों, दादी की बातें सुनकर मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। सोच रहा था कि बदलते जमाने में भी ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये बात मैं भी जानता हूं कि हर कोई अपने रीति रिवाज से सारे काम करता है, और तो और अक्सर सभी इन सब चीजों को आज भी मानते हैं।
तो दोस्तों ये थी सौरभ की भेजी हुई 2 कहानियां। दोस्तों इनकी दोनों कहानियां आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। मेरा नाम हरीश्वर पटेल है और दोस्तों आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों मेरे 2 दोस्त थे जो कि मेरे ही साथ पढ़ाई करते थे। उनमें से एक का नाम सूर्य था और दूसरे का नवीन। नवीन के पिताजी का ट्रांसफर रांची में हो गया था, जिसकी वजह से नवीन को अपने पिताजी के साथ जाना पड़ा। उसकी स्कूल की समर वैकेशन की छुट्टियां पड़ गई थी। ऐसे ही एक दिन उसका अचानक मेरे पास फोन आया। तब उसने कहा कि भाई मैं इसी संडे गांव आ रहा हूं। दोस्तों उसकी ये बात सुनकर मैं और सूर्या बेहद खुश हो गए, क्योंकि हमारा दोस्त पूरे 2 साल बाद गांव आ रहा था। साथ ही उसने हमें यह भी बताया कि वो हमारे साथ 1 हफ्ता बिताएगा। साथ ही दोस्तों उसके दादा दादी भी हमारे ही गांव में रहते थे, इसीलिए उसने ये भी सोचा कि दादा दादी के साथ भी कुछ समय बिता लूंगा। इसके बाद उसी संडे नवीन बस से गांव आ गया। उसने हमें देखते ही गले से लगा लिया। वो पूरा दिन पूरा एंजॉय से भरा हुआ था। इसी के ठीक अगले दिन हम लोग फिर मिले। तभी नवीन ने कहा कि भाई चलो कहीं पिकनिक करने चलते हैं। उसकी बात सुन सूर्य ने कहा कि भाई जाएंगे तो रात में ही जाएंगे। इस बात पर नवीन भी राजी हो गया। फिर सूर्य ने कहा कि भाई हम लोग शाम के समय हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर नदी के किनारे जाएंगे, जहां जाने में अक्सर नवीन को बहुत डर लगती है। ये कहकर सूर्य ने नवीन का मजाक उड़ाया। लेकिन तभी नवीन भी बोल पड़ा कि भाई वो तो 4 साल पहले की बात है, लेकिन अब मैं नहीं डरता। दोस्तों तभी मैंने कहा कि भाई वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके पास कब्रिस्तान है। मेरी बात सुन सूर्य ने तुरंत कहा कि यार तू कब से डरपोक हो गया। मैंने कहा कि भाई मैं डरता नहीं हूं, पर ठीक है चलो शाम को मिलते हैं। दोस्तों फिर शाम को हमें निकलते निकलते 7 बज गए थे, लेकिन जहां हम गए थे वहां चारों तरफ जंगल और किनारे में कब्रिस्तान था। हम लोगों को वहां पर खाना खाते खाते समय का पता ही नहीं चला। उस वक्त तकरीबन रात के 11 बज चुके थे। फिर हमने सोचा कि अपना कैंप लगाकर रात भर कैंप में ही बिताएंगे और सुबह होते ही अपने घर के लिए निकल जाएंगे। दोस्तों हम लोग आपस में बातचीत करने में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि हमें समय का बिल्कुल पता ही नहीं चला। रात के 12 बज चुके थे। फिर नवीन ने कहा भाई मैं जरा टॉयलेट करके आता हूं। मैंने तुरंत उससे मजाक में कहा कि भाई जरा संभल के, ज्यादा दूर तक मत जाना, पास में ही कब्रिस्तान है, कहीं वहां के भूत तेरे साथ टॉयलेट करने ना आ जाएं। इसके बाद दोस्तों नवीन चुपचाप हंसता हुआ कैंप से निकल गया। पर दोस्तों तकरीबन 20 मिनट से ज्यादा हो गए थे, इसीलिए हमने अपने कैंप से बाहर निकलकर नवीन को आवाज लगाई, लेकिन नवीन का कोई जवाब नहीं आया। हमने तुरंत अपने आसपास उसे बहुत ढूंढा। नवीन को आवाज लगाते लगाते हम कैंप से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे तक चले गए, जिसके कुछ ही देर बाद सूर्य ने कहा भाई तुझे कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। मैंने उससे तुरंत कहा आ तो रही है, चल आगे चलकर देखते हैं कि आखिर ये बदबू कहां से आ रही है। दोस्तों इसके बाद जो हमने देखा उसे देखकर हम चौंक गए थे। हमने देखा कि नवीन एक मरे हुए भेड़ को जानवरों की तरह खा रहा था। जब हम उसके पास गए उसे रोकने लगे, तब नवीन एकदम से हमारी तरफ पलटा तो उसका चेहरा देख के मैं और सूर्या बहुत ज्यादा डर गए। उसकी आंखें एकदम लाल और मुंह से खून निकल रहा था। सच कहूं तो हमारी जगह कोई और भी होता तो वो भी डर जाता। इसके बाद नवीन ने हम दोनों को बड़े जोरों से धक्का दिया और एक अजीब सी आवाज में बोलने लगा कि तुम दोनों मरोगे। उसकी ये बात सुनकर हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। हम ये सोचने लगे कि आखिर नवीन को क्या हो गया। वो हमारी तरफ एक अलग ही अंदाज में बढ़ रहा था। ये सब देखकर मैं और सूर्या वहां से तुरंत भाग गए। सूर्या ने तुरंत ही अपने पिताजी को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। कुछ देर बाद ही सूर्य के पिताजी की आवाज हमारे कानों पर पड़ी। इसके बाद हम दोनों उनके पास गए। ठीक उनके साथ मेरे पिताजी और चाचा जी भी थे। हम लोगों ने जैसे तैसे करके
बड़ी ही मुश्किल से नवीन को अपनी कार में बिठाया। नवीन बिल्कुल होश में नहीं था। घर पर लाने के बाद हमने उसे एक लकड़ी की कुर्सी से बांध दिया। इसके बाद पिताजी ने तुरंत ही पंडित जी को फोन करके हमारे घर पर बुलाया। पंडित जी ने घर पर आते ही कुछ मंत्र पढ़े और साथ ही हाथ में गंगा जल लेकर नवीन के ऊपर डाला। जल के गिरते ही नवीन छटपटाने लगा, अजीब सी हरकतें करने लगा। न जाने उसे ऐसा क्या हो गया था। पंडित ने पूछा कि आखिर तू कौन है और इस बच्चे के शरीर पर क्यों काबू कर बैठा है। पंडित की बात सुनकर नवीन ने एक अलग ही आवाज में कहा, मेरा नाम आकाश है। इसने मेरे कब्र पर पेशाब किया था, इसीलिए मैं इसके शरीर में घुस गया। बस मैं इसे मारना चाहता हूं। दोस्तों, उसकी ये बातें सुनकर मैं और सूर्य रोने लगे कि तभी पंडित जी ने हमें कहा, तुम लोग चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद पंडित जी ने विभूति निकालकर नवीन के माथे पर रगड़ दी। विभूति के रगड़ते ही नवीन की एक अजीब सी आवाज निकली और फिर वो बेहोश हो गया। पंडित जी ने तुरंत एक लाल धागा नवीन के हाथ पर बांध दिया और कहा कि इस धागे को अगले 3 दिन तक अपने हाथ से मत उतारना। बस दोस्तों, उस दिन के बाद से हम आज तक उस जगह पर रात को तो क्या दिन में भी नहीं जाते। वैसे तब से नवीन बिल्कुल ठीक है। साथ ही दोस्तों, मैं अपनी दूसरी कहानी में अपने मौसी के बेटे के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। मेरी मौसी के 2 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम राम और दूसरे का लखन था। वो दोनों ही घूमने के बहुत शौकीन थे। तभी दोनों भाई एक दिन गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक जंगल में कैंपिंग करने की सोची। पर दोस्तों, उस जंगल के बारे में एक कहानी काफी प्रचलित थी। कहा जाता था कि वहां पर एक पिशाच का राज चलता है, जो कि रात में आ जाता है। अक्सर जो भी वहां रात में जाता है वो जिंदा बचकर कभी वापस नहीं आता है। बस एक यही वजह थी कि दोनों भाइयों ने सोचा कि ये बात सिर्फ अफवाह है और हम दोनों को इस पर से पर्दा उठाना है। इसके दूसरे दिन राम भैया ने मौसा और मौसी से झूठ बोलकर कहा कि हम दोनों भाई 2 दिन के लिए अपने दोस्त के वहां रायपुर जा रहे हैं। उनका झूठ सफल हो चुका था। इसके बाद लखन भैया ने राम भैया से कहा कि भाई, आपने माता पिता से झूठ क्यों कहा। फिर राम भैया ने जवाब दिया कि अगर हम बोलते कि हम उस जंगल में जा रहे हैं तो हमें कभी जाने नहीं देते, इसीलिए झूठ बोलना पड़ा। दोस्तों, इसके अगली रात वो दोनों भाई अपनी बाइक से जंगल के लिए निकल गए। वहां पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई थी। इसके बाद उन दोनों ने वहां खाना खाया तो उन्हें रात के 10 बज गए। वो आपस में अपना टाइम पास कर ही रहे थे कि उन्हें समय का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं लगा। फिर उनकी नजर उनके हाथ में पहनी घड़ी पर पड़ी, जिसमें समय रात के 12 बज चुके थे। थोड़ी ही देर बाद उन्हें कैंप के बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आई तो राम भैया ने कहा कि रुक छोटे, मैं देखता हूं। तभी भैया बाहर जाकर आए और कहा कि बाहर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, कुछ देर बाद फिर से वही आवाज आई। भैया चिल्लाते हुए बोले कि अबे कौन है तू जो कोई भी है हमारे सामने आकर दिखा। दोस्तों, भैया की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी एक लंबा सा आदमी अचानक उनके सामने आ गया, जिसे देखकर उन दोनों भाइयों की हालत बेहद खराब हो गई। ये सब देखकर उन दोनों भाइयों की वहां से भागने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर जैसे तैसे वो दोनों वहां से उठ खड़े हुए और बड़ी मुश्किल से भागने लगे। वैसे वो जंगल काफी घना था, जिसकी वजह से भागते भागते पता ही नहीं चला कि कब वो दोनों भाई अलग अलग हो गए। साथ ही जब लखन भैया को एहसास हुआ तो उन्होंने राम भैया का नाम लेकर उन्हें पुकारा। लखन भैया की आवाज सुनकर राम भैया ने जवाब दिया तो लखन भैया खोजते खोजते उनके पास पहुंच गए। उनके पास पहुंचकर जब उन्होंने देखा तो पाया उस शैतान ने उन्हें पकड़ा हुआ था। और ठीक जब राम भैया की नजर लखन भैया पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत कहा कि भाई तू यहां से भाग जा। लेकिन लखन भैया जाने को तैयार नहीं थे, पर राम भैया के काफी ज्यादा जिद करने की वजह से उन्हें वहां से जाना ही पड़ा। फिर जब लखन भैया पास के हाईवे पर पहुंचे तो उन्होंने वहां से किसी से लिफ्ट मांगी। लिफ्ट लेकर वो सीधा अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने घर वालों को ये सारी बात बताई। लखन भैया की ये सारी बातें सुनकर मौसा और मौसी जी बहुत ज्यादा रोने लगे। इसके बाद उन्होंने
तकरीबन 3 दिन तक उस जंगल में लगातार खोजबीन की, लेकिन दोस्तों उनकी आज तक कोई खबर नहीं आई है। दोस्तों हमने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह हमें छोड़कर चले जाएंगे। साथ ही दोस्तों इस घटना के बारे में मुझे लखन भैया ने खुद बताया था। मैं इस कहानी के जरिए आपसे बस इतनी ही गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी कभी भी ऐसे जंगल में रात को बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि भूत चाहे आपको मिले या ना मिले, लेकिन अगर कोई चोर या लुटेरा मिल गया तो भी आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी हरीश्वर पटेल की कहानी। दोस्तों इनकी कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कहानी के माध्यम से हमें एक सीख जरूर मिलती है जो कि उन्होंने कहानी के आखिरी में बताई है। उनकी इस बात को मैं दिल से सलाम करने के साथ साथ सबसे यही गुजारिश करूंगा कि कभी भी ना तो आप रात को अकेले बाहर घूमें और ना ही ऐसे रात को किसी भी जंगल में कैंपिंग करने की सोचें। पर फिलहाल मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम काजल सिंह है, मैं झांसी यूपी की रहने वाली हूं। दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि अब मेरी शादी हो चुकी है, पर जो घटनाएं मेरे साथ घटी हैं वो मेरे बचपन में घटी थी। मेरा मायका छत्तीसगढ़ के जगदालपुर शहर में है। वैसे तो वो शहर बहुत ही खूबसूरत शहर में से एक है, लेकिन दोस्तों मेरे साथ कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जो मैं अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकती। ये बात उस समय की है जब मैं 5वीं कक्षा में थी। उसी टाइम पर मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। हमारे घर में मेरा एक बड़ा भाई और मेरी माँ थी जो उस समय बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वो वहां पर किसी को नहीं जानते थे क्योंकि हमारा पूरा बैकग्राउंड उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता था। साथ ही हम लोग फाइनेंशियल भी कमजोर हो गए थे। ऐसे में जिस घर में हम रहते थे वहां से हमें शिफ्ट करके एक अजीब से मोहल्ले और बहुत ही छोटे से मकान में जाना पड़ा। दोस्तों जगदालपुर के बारे में आपको एक बात बता दूं कि वहां पर अधिकतर लोग किराए के मकान में रहते हैं, यानी कि वहां पर बाहर के लोग ज्यादा रहते हैं। वैसे जहां पर हम रहते थे उसके आधे मकान में मकान मालिक रहते थे। वो 3 हिस्सों में बने हुए थे जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े थे। हमारे घर के ठीक पीछे एक आंगन था जहां पर हमारा वॉशरूम बना हुआ था और उसके ठीक पीछे एक बड़ी सी दीवार थी। उस दीवार के पीछे एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था जिसकी टहनियां हमारे घर के आंगन तक लटकती रहती थी। दोस्तों शुरू में तो कुछ भी एहसास नहीं होता था, फिर हमें वहां रहते रहते कुछ ही दिन हुए थे कि मैं और मेरे भाई के बीच लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से मैं नाराज होकर दूसरे कमरे में एक बेड रखा था उस पर जाकर लेट गई कि तभी थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पैरों में किसी ने जोर से गुदगुदी की। मुझे लगा कि शायद मेरा भाई ही होगा। मैं एकदम से गुस्से में उठी तो देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा। इसके बाद मैं उस घटना के बारे में भूल गई थी, लेकिन इसके कुछ दिन बाद मेरी माँ को प्रॉपर्टी के चक्कर में पंखाजूर जाना पड़ा। उस वक्त घर में मैं और मेरा भाई थे। हम दोनों उस दिन साथ में ही सोए थे, लेकिन मुझे दीवार की तरफ सोना था। इसीलिए मैंने भाई से कहा कि मुझे दीवार की तरफ सोना है, तू दूसरी तरफ लेट जा। परंतु मेरा भाई दीवार की तरफ सर करके टीवी देख रहा था। दोस्तों मुझे दूसरी तरफ सोने में डर लगता था और पलंग के ठीक दूसरी तरफ अंदर के कमरे में जाने का रास्ता भी था। मैंने ठीक भाई से कहा कि प्लीज जब तू टीवी देख लेगा तो मुझे बता देना, हम दोनों जगह एक्सचेंज कर लेंगे। भाई ने कहा कि ठीक है। दोस्तों वो टीवी देखते रहा और मेरी ऐसे ही अचानक आंख लग गई, जिसकी वजह से मेरा भाई भी वहीं पर सो गया था। आधी रात में मेरी नींद खुली तो मुझे लगा कि मेरा सर बेड के बाहर की तरफ था, पर मैं इतनी गहरी नींद में थी कि दोबारा सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे सर से टकराता हुआ अंदर कमरे में जा रहा था। वो ऐसे ही इधर उधर टहल रहा था। मैंने जब अपनी आंखें खोलकर देखा तो मुझे एक औरत दिखाई थी जो बार बार मेरे सर की तरफ से ही टहल रही थी। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, पर उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके बाल घुटने तक लंबे और खुले हुए थे,
लेकिन दोस्तों तब भी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं बस सपने में ही बेवजह डर रही हूँ। फिर मैं इन सब को इग्नोर करके सो गई। मुझे सोते हुए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे मेरे कानों के पास तेज तेज सांसें लेने की आवाजें आने लगी। मैं दूसरी तरफ पलटती कि इससे पहले ही उस औरत ने मेरे कानों में तेज से मेरा नाम लिया, काजल। उस वक्त मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे कानों में किसी ने कुछ डाल दिया हो। इसके ठीक बाद ही मैं बहुत तेज चिल्लाई और भाई को भी जगा दिया। भाई भी डर के उठ खड़ा हुआ। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन पता नहीं उस समय मुझे क्या हुआ। मैं उसे कुछ बता ही नहीं पाई। मैंने उससे कहा कि कुछ नहीं हुआ। उसने भी यही सोचा कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा। दोस्तों इन सब के बाद मैं जब भी कभी अकेली होती, चाहे वो दिन हो या रात, मैं अकेले बिल्कुल सो ही नहीं पाती थी। अगर मैं गलती से सो भी जाती तो मेरे साथ वही सब होने लगता था। और जब मैं ये सब कुछ माँ को बताती तो वो मेरी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी। वो बस यही सोचती थी कि ये सब मेरा वहम है। माँ हर बार मेरी बात को टालती रहती थी। फिर ऐसे ही एक दिन माँ और भाई दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। उन दिनों मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। दोपहर का समय था। मैंने घर का सारा काम निपटाकर आराम करने के लिए बेड पर लेटी और टीवी ऑन किया। टीवी ऑन करते ही मुझे बगल वाली आंटी की आवाज़ सुनाई दी, जो कि मुझे ही बुला रही थी। लेकिन जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। मैं वापस घर का ताला लगाकर आंटी के घर पर चली गई। वहां जाकर पता चला कि आंटी तो सुबह से ही मार्केट गई हुई है। दोस्तों ऐसे ही एक रात जब मैं सो रही थी तो अचानक से मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। मैं अपने बिस्तर से उठकर सीधा पीछे वाले आंगन में गई, क्योंकि मुझे पेट दर्द के साथ साथ उल्टी करने का भी मन कर रहा था। उस आंगन के पास एक नाली बनी हुई थी और ठीक उसी के ऊपर वो पेड़ था। मैं उस नाली में उल्टी करने लगी कि तभी मेरी नज़र पेड़ पर पड़ी। उस वक्त मैंने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। उस पेड़ पर एक शर्ट लटक रही थी। उस शर्ट का रंग एकदम सफ़ेद था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने अभी अभी प्रेस करके टांग रखी हो। देखते ही देखते उसी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा खून नीचे गिरने लगा। ये देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मैं तो वहीं पर जाम सी हो गई। मेरे हाथ पैर एकदम सुन्न पड़ चुके थे और मेरे दिमाग ने तो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। मैं डर के कारण वहीं पर बेहोश हो गई। दोस्तों इसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं था। कुछ घंटों बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को नाली के बगल में लेटा हुआ पाया। मैं डर के मारे अंदर के कमरे की तरफ भागी और सीधा अपने बिस्तर में घुस गई। इसके बाद मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि मैं डरते डरते कब सो गई। दोस्तों इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि कोई भी मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा था। धीरे धीरे मैंने मन में सोच लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस बात को मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी। इसके बाद जब भी भाई और माँ कहीं बाहर जाते तो मैं अपने टीवी का वॉल्यूम तेज कर देती थी। मैं रात रात भर जागती रहती, पूरे घर की लाइटें भी बंद नहीं करती थी, क्योंकि उन दिनों माँ को प्रॉपर्टी के चक्कर में बार बार बाहर जाना पड़ता था। ऐसे में मैं ऐसे कब तक डरती रहती। हर रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता था। और दूसरी तरफ माँ भी कहीं भी घर नहीं बदल सकती थी, क्योंकि बाकी जो रेंट वाले घर थे उसका किराया माँ नहीं दे पाती। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे हालातों का सामना करते करते मैं 5 साल से 11 में पहुंच गई थी। सच कहूं तो अब तो इन सब की मुझे आदत सी हो गई थी। लेकिन दोस्तों अब उस आत्मा ने मुझे सच बताने का सोच लिया था। इसी तरह एक रात मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत जोर जोर से रो रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मोहल्ले में कोई रो रहा होगा, इसी के चलते मैंने इसे इग्नोर कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो रोने की आवाज़ और तेज हो गई। पर एक बात थी, माँ और भाई को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो दोनों बड़े आराम से सो रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई और मैं उठकर देखने गई कि आखिर ये रोने की आवाज़ें आ कहाँ से रही है। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये आवाज़ पीछे आंगन से आ रही है। मैं किचन की तरफ गई और उसका गेट बिना खोले ही ये सोचने लगी कि कहीं ये मकान मालकिन या कोई किराएदार की आवाज़ तो नहीं है।
लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ काफ़ी डरावनी आने लगी। इसके बाद मैंने सोचा कि मैंने अपने बिस्तर से उठकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तो वही डर के थर थर कांपने लगी। इसके कुछ देर बाद वो आवाज़ दरवाजे की दूसरी तरफ से आने लगी। ऐसे लगा जैसे वो बिल्कुल मेरे पास हो। मैंने धीमी आवाज में हिम्मत करके पूछा कि कौन है। दोस्तों, यकीन मानिएगा, उसकी तरफ से रोते हुए जवाब आया कि मुझे यहाँ पेड़ के पास मार दिया है और अब मैं तुम्हें परेशान करूंगी। दोस्तों, मैंने बस इतना ही सुना था कि मैं तुरंत वहां से भागते हुए माँ के बगल में जाकर लेट गई, जिसके ठीक बाद मैं बेहोश हो गई। दोस्तों, इस घटना के बाद ये मेरे साथ अक्सर होने लगा। मैं डरते डरते बेहोश हो जाती थी। धीरे धीरे मुझे उस घर में बच्चे भी दिखाई देने लगे। मुझे हर समय ऐसा लगने लगता था कि जैसे कोई बच्चा मेरे आसपास है। जब भी मैं सोने लगती तो कभी वो बच्चा मेरे बाल खींचता तो कभी मुझे चीखने की आवाजें आती। परेशान होकर अगर मैं चीखने चिल्लाने की कोशिश करती तो वो बच्चा मुझे चुपचाप रहने को कहता। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई आत्माएं भटक रही हैं। इसके कुछ दिन बाद माँ की मकान मालिकिन से लड़ाई हो गई, जिसके चलते माँ ने फिर घर शिफ्ट करने का सोच लिया था। अब दोस्तों, आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये बात सुनकर उस समय मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होता, क्योंकि फाइनली हम इस घर को छोड़ के जाने वाले थे। इसके बाद हम एक घर देखकर आए। वो हम सभी को काफी पसंद आया था। उसका किराया भी कम ही था। तो हम लोग अगले ही दिन उस घर में शिफ्ट होने वाले थे कि उसी रात मुझे एक अजीब सा सपना आया। मैंने सपने में देखा कि जिस घर को हम देख कर आए हैं उसमें एक औरत बैठी है। वो मुझसे बोल रही थी कि तुमको क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? तू जहां भी जाएगी मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। दोस्तों, सच में आज भी इतने सालों बाद भी, जबकि मेरी शादी हो चुकी है, तब भी मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। साथ ही मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि मुझे काफी समय बाद मेरी माँ ने बताया कि उन्होंने भी उस घर में बच्चे की आत्मा को देखा था, पर वो हमें इसीलिए नहीं बता रही थी ताकि कहीं हम डर न जाए, क्योंकि फिर अकेली औरत बार बार घर शिफ्ट करके कहां कहां लेकर जाती। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी काजल की कहानी। दोस्तों, इनकी कहानी बड़ी ही खतरनाक और खौफसदा थी। उम्मीद करता हूं आपको इनकी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पर फिलहाल मैं ले चलता हूं आपको अपनी अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सृष्टि है। मैं फिलहाल त्रिवेंद्रम में हूं। वैसे आप सभी को बता दूं कि मुझे भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, पर मेरे साथ जो भी घटित हुआ उसके बाद मैंने विश्वास करना शुरू कर दिया है। दरअसल ये उन दिनों की बात है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। तब से मेरे साथ ऐसी घटनाएं होना शुरू हो गया था। ऐसे ही एक दिन की बात है, मुझे मेरे ही घर पर किसी की 2 परछाइयां दिखाई देती थी, जिसमें से एक तो सफेद रंग के कपड़े पहने हुए था और दूसरा काले रंग के कपड़े। मैं अगर कहीं भी खड़ी हो जाती तो मुझे हर वक्त बस यही लगता था कि कोई मेरे पास से गुजरा हो। मैं हर समय डरी सहमी सी रहने लगी। मैंने देखा कि उस परछाई की हाइट एक आम इंसान से काफी बड़ी थी। कुछ दिन पहले की ही बात है, मैंने किसी औरत की आवाज सुनी थी जिसने केवल एक बार विनोद नाम लेकर पुकारा, जबकि हमारे घर में या फिर आस पड़ोस में इस नाम का कोई भी इंसान नहीं है। उन दिनों सुबह के 4 बजे के आसपास मुझे कोई आकर उठाता था और जब उठकर देखो तो वहां पर कोई भी नहीं होता था। दोस्तों, मैंने ये बात घर पर किसी को भी नहीं बताई है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। हर कोई बस यही बोलता है कि ये सब मेरा वहम होगा। दोस्तों, न जाने ये सब कब तक चलेगा मालूम नहीं, लेकिन एक बात अच्छी है कि अब तक मुझे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी सृष्टि की छोटी सी कहानी। इनकी कहानी हूबहू काजल की कहानी जैसी ही है। मैं बस ये दुआ करूंगा कि जल्द ही इनके साथ सब कुछ ठीक हो। बाकी अगर आपको इस बारे में कुछ भी पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं।
दोस्तों, मेरा नाम कुणाल आर्या है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। वैसे आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी बच्चे के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, एक दिन कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चे बोर हो गए। अब उन्हें कुछ नया गेम चाहिए था। उन्हीं में से एक बच्चा बेहद शरारती था, लेकिन हाँ, उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल के आसपास ही रही होगी। बाकी सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए तो ठीक उनमें से एक बच्चा अकेला पड़ गया। वैसे वो घर में अकेला नहीं था, उसके घर पर उसके छोटे भाई बहन भी रहते थे, तो उनके साथ खेलना उसके बस में नहीं था। एक दिन वो टीवी देख रहा था। उस वक्त वो एक डरावना सीरियल देख रहा था, जिसके चलते उसके पिताजी ने तुरंत ही चैनल बंद कर दिया। घर के बाकी बच्चे सभी भूत की बातें किया करते थे, वो भी सिर्फ डराने के लिए। लेकिन आज उसके अकेले बोरिंग मन में ये ख्याल आया कि सच में ये होते हैं या नहीं। उसने बड़े ही मासूम मन से अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, सच में ये होते हैं? अगर होते हैं तो बता दो, ताकि मैं भी डर लूंगा। पर दोस्तों, उसके पिताजी ने कहा कि नहीं, ये सब बातें झूठ हैं, कोई भूत नहीं होता। इसके बाद वो बच्चा अपने वापस कमरे में आ गया, लेकिन उसे अपने पिता की बातों पर कुछ अजीब सा शक लग रहा था। उसे ये लगने लगा कि उसके पिताजी उसे कुछ भी बताना नहीं चाहते। वो कमरे में आकर सोचने लगा कि अगर ये होते हैं तो मैं भी थोड़ा सा डर लूंगा। बस मैं एक बार उन्हें देखना चाहता हूँ, उन्हें फील करना चाहता हूँ, क्या ये सच में होता है। इसके बाद वो शाम के समय भूत को याद करते हुए हमेशा उनको याद करता रहता था। उस बच्चे को कुछ भी पता नहीं था कि वो ऐसी चीज को याद कर रहा है जिसे कोई अपने सपने में भी याद नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों, हजारों सालों से दबे हुए आत्माएं वो बस एक मौके के इंतजार में रहती हैं, बस कोई गलती ना करे। इसी तरह जब वो शीशे में देख रहा था कि अंधेरे में उसे हल्की सी अपनी शक्ल अलग सी लगी, जैसे वो गुस्से में खुद को देख रहा हो। लेकिन दोस्तों, सच में ऐसा नहीं था। ये सब बस कुछ ही सेकंड के लिए हुआ। वो पहली बार हल्का सा डरा और फिर भूल गया। अगले दिन फिर वो बच्चे आपस में खेलने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, बाकी सारी चीजें भी बराबर चलती रही। इसके बाद कुछ साल बीत गए। जब वो 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तब एक रात वो अपने कमरे में सो रहा था। उसी के कमरे में उसके छोटे भाई बहन भी सो रहे थे। उनको अक्सर लाइट बंद करके सोने की आदत थी। उस कमरे में उस वक्त बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। उस दिन उसे नींद भी नहीं आ रही थी। कारण उसे पता नहीं था। उसने सोचा कि आंखें बंद कर लेता हूं, शायद नींद आ जाए। लेकिन उसे आंखें बंद करते ही 2 आदमियों की शक्ल दिखाई दी, वो भी जिनका एक्सीडेंट हुआ था। उसने घबराकर तुरंत अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसने सामने देखा तो पाया कि 2 सफेद परछाई उसे उसके आसपास घूमती हुई दिखाई दी। वो काफी देर तक ये सब देखता रहा। उसने उनके पैरों की तरफ देखना चाहा कि कहीं इनके पैर सच में उल्टे होते हैं या नहीं। पर जब उसने सर झुकाकर देखा तो वो एकदम से चौंक गया। वो परछाई वहां पर चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में उड़ रही थी। वो परछाई कुछ इस तरह की थी जैसे किसी इंसान के ऊपर सफेद चादर ओढ़ी हो। तभी अचानक से उस परछाई ने पीछे मुड़कर उसको देखा। उस लड़के को संभलने का मौका भी नहीं दिया। वो एकदम से उसके सामने आ गई। लेकिन वो लड़का बेहद खुश हो रहा था। वो जो जानना चाहता था वो उसे आज मिल गया। उसने ध्यान से उनकी आंखें देखी तो उनकी आंखें ऐसी थी जैसे उनकी आंखों में सफेद चादर के ऊपर काले गड्ढे हो। वो लड़का बस उन्हें देखता ही जा रहा था। जब वो लड़का बिल्कुल नहीं डरा तो परछाई उसके चेहरे के बहुत करीब आ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़ी ही देर में वो उस लड़के के अंदर प्रवेश कर जाएंगी। उस लड़के ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने डरते डरते अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो परछाई तो पहले की तरह ही टहल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन परछाई को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ठीक उस लड़के को भी क्या फर्क पड़ता। उसने भी यही सोचा कि ये सब कुछ सारी रात चलने वाला है, और जब वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो मैं भी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता हूँ। लेकिन दोस्तों, जब उसने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की तो उसे वही आदमी दिखाई दिए जिनका एक्सीडेंट हुआ था। उसके सर से खून बह रहा था, लेकिन
उस लड़के ने वो सब कुछ इग्नोर किया और सोने की पूरी कोशिश की, जिसमें वो जल्दी से कामयाब भी हुआ। उसे डर से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि इतने साल बाद ही सही उसने अपने सवाल का जवाब आखिरकार पा ही लिया था। एक ऐसा जवाब जिसे शायद कोई नहीं बता सकता, वो भी इतने करीब से। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानियां। इनमें से आपको जिस जिसकी कहानी अच्छी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं आपका कमेंट्स में हमेशा से इंतजार करता हूं। बाकी मैं मिलता रहूंगा आपको ऐसी ही रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।